ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा त्योहार। त्योहार हर्षोल्लास से भरा होता है, हम सभी को पसंद है, आपको भी, हमें भी। हमारे हर दिन की दिनचर्या से हमें थोड़ा ब्रेक देते हैं और बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं हमारे लिए त्योहार। त्योहार कई तरह के होते हैं, आप भी जानते हैं। आप मेरे ख्याल से 2 तरह के त्योहार आप सोच पाए होंगे, है ना? कौन कौन से? एक हमारे धार्मिक त्योहार और दूसरे राष्ट्रीय त्योहार। बिल्कुल सही। ये 2 त्योहार हमारे धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहार के अलावा हमारे भारतवर्ष की संस्कृति इतनी विशाल है कि हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। त्योहार मनाने का तो हमें बस बहाना चाहिए। त्योहार क्या होता है? खुशियां लेकर आता है। त्योहार में हम क्या करते हैं? अपने राष्ट्रीय त्योहार में हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने सम्मान व्यक्त करते हैं और धार्मिक त्योहार में अपनी धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के प्रति अपने सम्मान व्यक्त करते हैं, आदर प्रस्तुत करते हैं। हमें हमारे जीवन को अच्छा चलाने के लिए हमारी प्रकृति भी हमें बहुत कुछ देती है और हमारे भारतवर्ष में हम सबका समान रूप से सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारी प्रकृति हो, हमारी फसलें हो, हमारे जीव जंतु हो। हम लोग एनिमल्स की भी पूजा करते हैं, हम लोग जानवरों की भी पूजा करते हैं। हमारे घर में जो बहुत सारे लोग अपने घर में पशुओं को पालते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं और हम नदियों की भी पूजा करते हैं। हम पर्वतों को भी सम्मान देते हैं और फसलों की भी पूजा करते हैं ना। फसल संबंधित भी त्योहार हम मनाते हैं। मकर संक्रांति मनाते हैं जनवरी के महीने में। और विभिन्न भारत, क्योंकि अनेकता में एकता का देश माना जाता है, हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार एक ही समय में मनाए जाते हैं। जैसे कि पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, तो हमारे मध्य भारत में यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। उसी दिन तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। और ये तीनों त्योहार, चाहे वह लोहड़ी हो, मकर संक्रांति हो अथवा पोंगल हो, ये सभी फसल के कटने पर, फसल की तैयारी पर, उत्तरायण के लिए। उत्तरायण क्या है? सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना, ये उत्तरायण माना जाता है। और उत्तरायण के समय हम सभी पूरे भारतवर्ष में फसल की पूजा करते हैं, क्योंकि फसल की कटाई हुई रहती है। पोंगल भी इसी तरह का एक त्योहार है और हमारा पाठ पोंगल, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, वह फसल से संबंधित त्योहार है। यहाँ पर मैंने कुछ खास शब्द लिखे हैं। एक एक कर मैं इस पाठ के सार को भी समझाती जाऊंगी, पाठ का सारांश भी समझाती जाऊंगी और हम लोग इन सभी शब्दों को भी, इन सभी शब्दों के बारे में भी जानते जाएंगे। चलिए शुरू करें कि यह पोंगल क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में धान की फसल कटने की खुशी के अवसर पर मनाया जाता है, यानी धान की फसल कटने पर यह त्योहार पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल के पहले वाले दिन क्या करते हैं? पोंगल से एक दिन पहले क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं और घर से निकलने वाले सारे वैसे सामान जिनकी हमें आवश्यकता नहीं हो, वैसे सामानों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उनकी होली जलाई जाती है। मतलब उन्हें इकट्ठा करके उन्हें जलाया जाता है। और जब यह जलाया जाता है तो घर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लड़के, ये लोग ढोल बजाते हैं और उस ढोल को क्या कहते हैं? बोगी कोट्टू। ये एक खास प्रकार का ढोल होता है जिसे बोगी कोट्टू कहते हैं। बोगी कोट्टू
वह एक खास प्रकार का ढोल है जिसे पोंगल से एक दिन पहले जब होली जलाई जाती है, घर के जरूरत जिस सामान की घर में कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक वस्तुएं जो हमारे घर में इकट्ठा हो जाती हैं पूरे साल, उसे जमा करके उसकी होली जलाई जाती है। और उस वक्त बच्चे जो ढोल बजाते हैं, खास प्रकार का ढोल होता है, उसे बोगी कुट्टू कहते हैं। आगे बढ़ें। अगले दिन घर की साफ सफाई, घर को बहुत सुंदर से सजाया जाता है और घर के मुख्य द्वार पर चावल के आटे की सुंदर कलाकृतियां बनाती हैं स्त्रियां। घर की जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाती हैं घर के दरवाजे पर। हम लोग भी दीपावली में बनाते हैं, उसे रंगोली कहते हैं। और जो पोंगल में खास प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती हैं उसे कोल्लम कहते हैं। जो घर के मुख्य दरवाजे पर सुंदर चावल के आटे से सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती हैं उसे कोल्लम कहते हैं। दूध, नए फसल के चावल, गुड़, मसाले डालकर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी फसलें, हमारे पेड़ पौधे, हमारे जो भी फल हैं वो सब हमें किसके कारण मिल पाते हैं? सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य की रोशनी लेकर ये सभी फसलें, ये सभी पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इसलिए फसलें हमारी अच्छी हुई, इसके लिए धन्यवाद किसे किया जाता है? सूर्य देवता को भोग चढ़ाया जाता है। वह भोग, उसमें क्या डालते हैं? दूध, नई फसल के चावल, गुड़ और मसाले यानी ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं। आपको मालूम है ड्राई फ्रूट्स किसे कहते हैं? काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, पिस्ता, इन सभी को डालकर गुड़, चावल और दूध के साथ पकाया जाता है और उसे क्या कहते हैं? उस भोग को शर्करई कहते हैं। उस खास प्रकार के भोग को शर्करई कहते हैं। इसलिए जिस दिन ये शर्करई पकाया जाता है, यानी पोंगल वाले दिन को, पोंगल का दिन शर्करई पोंगल कहलाता है। पोंगल का दिन शर्करई पोंगल कहलाता है। पोंगल जिस बर्तन में तैयार किया जाता है उस बर्तन को पोंगल पान्नई कहते हैं। पोंगल का दिन आपको समझ आ गया। पोंगल के दिन क्या किया जाता है? सूर्य देवता के लिए खास प्रकार का भोग तैयार किया जाता है, गुड़, चावल और मसालों के साथ। दूध, गुड़, चावल और मसालों के साथ जो भोग तैयार किया जाता है उसे कहते हैं शर्करई। और पोंगल के दिन, क्योंकि हम शर्करई का भोग बनाते हैं, इसलिए उस दिन को शर्करई पोंगल कहा जाता है। पोंगल जिस बर्तन में बनाया जाता है, उस बर्तन, खास प्रकार का बर्तन होता है, उसे पोंगल पान्नई कहते हैं। पोंगल के ठीक बाद वाला दिन, 3 दिनों का त्योहार हो गया। पहले दिन हमने सारे अनावश्यक वस्तुओं की होली जलाई और खास प्रकार का ढोल बजाया, बोगी कुट्टू। जिस दिन हमने पोंगल का त्योहार मनाया उस दिन हमने भोग बनाया शर्करई और दिन का नाम हो गया पोंगल का दिन शर्करई पोंगल। और पोंगल के बाद वाले दिन को बोलते हैं माट्टू पोंगल के दिन हम क्या करते हैं? माट्टू पोंगल के दिन हम अपने पशुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हल्दी कुमकुम से गाय, बैल, इनकी पूजा की जाती है और उन्हें हार पहनाया जाता है। और बैलगाड़ी, जिनकी वजह से बैलगाड़ी और जिसकी वजह से क्या करते हैं? हल से खेत की जुताई होती है ना, तो बैलगाड़ी और बैलगाड़ी और जो औजार, जो खेती करने के जो औजार होते हैं, हथियार होते हैं, उन सभी की पूजा की जाती है। पोंगल के अगले दिन यानी माट्टू पोंगल के दिन उनकी पूजा की जाती है और सभी जो हथियार हैं उनको तो तेज नोकदार बनाया जाता है, उनको धारदार बनाया जाता है। और ये तैयारी किसकी होती है? मंजी विरट्टू के लिए की जाती है। मंजी विरट्टू, आप देख रहे हैं, मंजी विरट्टू के लिए क्या तैयारी की जाती है? सभी हथियारों को, जो भी खेती के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनको धारदार बनाया जाता है। रंग बिरंगे सींगों वाले बैल
गले में मनके और घंटियां टनटनाते हुए गलियों में दौड़ते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से सजाया जाता है। और उनके पीछे युवक झुंड बनाए पीछे पीछे चलते हैं। कभी कभार कोई युवक किसी बैल को घेर कर उसकी पीठ पर सवार भी हो जाता है। कुछ फासले तक उसे दौड़ाने के बाद वह बैल के गले में बंधी रुपयों की थैली उतार लेता है। यह भी एक प्रकार का क्या है, रिवाज है। रुपये उसी उतारने वाले युवक के हो जाते हैं। जो बैल के गले में बंधे हुए रुपयों को उतारता है, वह रुपया उसी युवक का हो जाता है। यह एक प्रकार का रिवाज है, पर सभी बैल इतनी आसानी से काबू में नहीं आते। कुछ बैल तो बड़े उग्र हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़े परेशान हो जाते होंगे, इसलिए उग्र हो जाते हैं। गले से रुपयों की थैली उतारने की कोशिश करने वाले पर ही भड़क उठते हैं, और तब गले से रुपए उतारने वाले युवक को भुगतना पड़ता होगा, है ना। सांझ होते ही ग्राम देवी के खुले मंदिर में किसानों की स्त्रियां पूजा करने आती हैं। इसके बाद बैलगाड़ियों की दौड़ होती है, जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। बैलगाड़ियों की दौड़ में सभी लोग शामिल होते हैं, और इस तरह यह त्योहार संपन्न होता है। इसमें एक खास तरह का शब्द प्रयोग किया गया है, करम्बू। इस पाठ में जब आप पढ़ेंगे तो इस पाठ में आपको एक शब्द मिलेगा, करम्बू। करम्बू तमिल भाषा में करम्बू ईख को कहा जाता है। ईख को तमिल भाषा में करम्बू कहा जाता है। और करम्बू की जो मतलब ईख की जो गट्ठर होते हैं, ईख के जो गट्ठर होते हैं, उन्हें करम्बू तुंडम कहा जाता है। करम्बू तुंडम कहा जाता है। इस पाठ में करम्बू और करम्बू तुंडम ये दो शब्द आपको मिलेंगे। करम्बू ईख को कहा जाता है, और ईख की गडेरियों या ईख के जो गट्ठर होते हैं, क्योंकि उन्हें गट्ठर में बांध के रखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, ईख अकेला नहीं रहता, ईख को एक गट्ठर में बांध के रखा जाता है, उसे करम्बू तुंडम कहते हैं, और उसकी भी पूजा की जाती है। ठीक है, अब आगे इस वीडियो में आपने इस पाठ के सार को समझ लिया। त्योहार हम क्यों मनाते हैं, त्योहार हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे भारतवर्ष में कितने प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, ये भी आपने जाना। अब इस वीडियो में आप आगे इस पाठ के शब्दार्थ को लिखेंगे। शुद्ध शुद्ध लिखना है आपको। आप वीडियो पॉज करके लिखिए। आप पेरेंट पोर्टल के असाइनमेंट से लिखेंगे, आपकी किताब में भी है, तो आप उसे शुद्ध शुद्ध लिखेंगे और पाठ वाचन का अभ्यास करेंगे। तो आइए शब्दार्थ का अभ्यास करें। धान, चावल का छिलका सहित रूप। धान किसे कहते हैं? चावल जब छिलके के सहित जिस रूप में रहता है उसे धान कहते हैं। यही छिलका निकलता है और इसके बाद हमें चावल मिल जाता है ना। आकृतियाँ, बनावट, पवित्र, पावन, सुर्ख, लाल, सुर्ख, देखें सुर्ख, लाल, गडेरियाँ। गंडेरियाँ किसे कहते हैं? गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े को। गंडेरियाँ, गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े। छल्ला, गोलाकार। उग्र, गुस्सैल। सूचक, सूचना देने वाला। सफ़ेदी, रंग रोगन या पुताई। घर की दीवारों को सफ़ेदी कराई जाती है, रंग रोगन या पुताई। भोग, आराध्य को अर्पित किए जाने वाला खाद्य पदार्थ। अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को जो हम अर्पित करते हैं प्रसाद के रूप में, समझिए, है ना, उसे कहते हैं भोग। अनुमति, आज्ञा, इजाज़त। अनुमति, आज्ञा, इजाज़त। कृतज्ञता, आभार। नोकदार, पैना, बारीक।
मन के सुराख वाले गोल, सुराख वाले गोल, मन के सुराख वाले गोल, गोलाकार होते हैं और बीच में सुराख होती है, जिस तरह की मोती में होते हैं वैसे ही मन के, मोती में जिस तरह सुराख होती है ना, बीच में छेद होती है और उसमें से सुई डालकर धागा पिरोया जाता है, वैसे ही मन के सुराख वाले गोल, गोलाकार होता है और उसमें एक सुराख होता है, छेद होते हैं। इन शब्दार्थ को आपको अपनी कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिखना है। आपके पास किताब है, आप किताब से देखकर लिख सकते हैं और पेरेंट पोर्टल या गूगल क्लासरूम की भी सहायता ले सकते हैं।